3D फोर्स सिस्टम पर हमारी गुफ्तगू जारी है। इस लेक्चर में हम फोर्स के रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे। अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और हर फोर्स का अपना लाइन ऑफ एक्शन है, अपना उसका मैग्नीट्यूड है और अपनी डायरेक्शन है, तो हमारी दिलचस्पी इसमें होती है कि हम उन तमाम फोर्सेस को एक फोर्स से तब्दील कर दें और वो जो एक फोर्स होगी वो उस बॉडी पे वही काम कर रही होगी जो कि बाकी सारी फोर्सेस मिलकर कर रही थी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये बॉडी है, उसमें फोर्सेस F1, F2 और F3 लगी हुई हैं और हम चाहते हैं कि इन तमाम फोर्सेस को एक रिजल्टेंट फोर्स से तब्दील कर दिया जाए। तो उसके लिए प्रोसीजर जो हम इख्तियार करते हैं वो ये है कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई पॉइंट O ले लेते हैं और उस पॉइंट O से उन तमाम फोर्सेस का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो मालूम कर लेते हैं। उसके बाद हम ये तमाम फोर्सेस जो हैं F1 है, F2 है, F3 है, इस फोर्सेस को पॉइंट O पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यूँ ये फोर्सेस जो हैं वो कंकरेंट फोर्सेस बन जाती हैं। लेकिन जब हम इनको अपनी लाइन ऑफ एक्शन से बाहर पॉइंट O पर शिफ्ट करेंगे तो हर एक के साथ जो है वो कुछ ना कुछ मोमेंट भी आ जाएगी। मगर अच्छी बात ये होगी कि ये जो मोमेंट है ये फ्री वेक्टर है। तो अब कंकरेंट फोर्सेस को हम ऐड करके एक फोर्स बना सकते हैं। इसी तरह चूँकि ये फ्री मोमेंट्स हैं तो इनको भी हम ऐड करके एक मोमेंट m0 मालूम कर सकते हैं। तो गोया ये तमाम फोर्सेस F1, F2 और F3 जो हैं ये एक फोर्स R और एक मोमेंट m0 में तब्दील हो गई। उसके बाद हम आगे भी जा सकते हैं। इस वक्त ये फोर्स जो R है ये पॉइंट O से गुज़र रही है क्योंकि ये पॉइंट O पर शिफ्ट कर दी गई थी। तो हम इसको पॉइंट O से इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस D m0/r करके निकाल लें। तो गोया ये तीन फोर्सेस जो हैं अब वो एक फोर्स R से बदल गई और इस फोर्स R की हमें डायरेक्शन भी पता है, इसकी मोमेंट भी पता है और इसका लाइन ऑफ एक्शन भी पता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम नहायत ही इत्मीनान से मैथमेटिकली 3D में भी ले जा सकते हैं। रिजल्टेंट मालूम करने का जो तरीका 2D में इस्तेमाल किया गया था वही तरीका 3D में भी इस्तेमाल होगा और जितनी फोर्सेस भी लग रही हैं हम उनको एक रिजल्टेंट फोर्स और एक रिजल्टेंट मोमेंट में तब्दील कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम तमाम फोर्सेस को एक कॉमन पॉइंट पर लेके आएँ और उसके साथ उसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंट है वो भी आ जाएगी। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये तीन फोर्सेस हैं, तो इनको हम किसी भी कॉमन पॉइंट जो हमारी मर्ज़ी का है उस पर हम शिफ्ट कर देंगे। तो लेट्स से ये पॉइंट O है तो हम इसको इस पर शिफ्ट कर देंगे तो ये तीनों कंकरेंट फोर्सेस बन जाएंगी। और इसके साथ जो मोमेंट आएगी तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए 3D में हम क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्स F1 की वजह से जो मोमेंट होगी वो m1 होगी और m1 बराबर होगी R1 क्रॉस F1 के। इसी तरह फोर्स F2 की वजह से जो मोमेंट होगी वो होगी R2 क्रॉस F2 और इसका नाम हम m2 रख देते हैं। और m3 जो होगी वो होगी R3 क्रॉस F3। ये ध्यान में रहे कि ये m1, m2 और m3 जो हैं ये वेक्टर हैं। तो गोया ये होगा कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं अब एक पॉइंट पे चली गई हैं और हमें उनके साथ तीन फ्री मोमेंट वेक्टर मिल गए हैं। तो जब एक पॉइंट पे चली जाएं यानी कि कंकरेंट बन जाए तो हम इनको बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं। तो उनका जो एडिशन होगा यानी कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस वो रिजल्टेंट R हो जाएगा। इसी तरह हम इन तमाम मोमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे यानी कि m1, m2 और m3 को यानी कि तमाम R क्रॉस F जो हैं जब उनको ऐड करेंगे तो वो हमें रिजल्टेंट मोमेंट दे देंगे। तो गोया ये तीनों फोर्सेस जो हैं ये एक फोर्स रिजल्टेंट फोर्स में और एक मोमेंट रिजल्टेंट मोमेंट में कन्वर्ट हो गई है। इस फोर्स और इस मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट वगैरह हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि Rx जो कि R का x कंपोनेंट है वो इस तरह है कि वो तमाम फोर्सेस के जो x कंपोनेंट हैं उनको आप सम कर लें। इसी तरह Ry जो कि R का y कंपोनेंट है वो इस तरह मिलेगा कि आप तमाम फोर्सेस के y कंपोनेंट को ऐड कर लें। इसी तरह Rz जो हमें इस तरह मिलेगा कि तमाम फोर्सेस के z कंपोनेंट को ऐड कर लें। और R जो कि मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर R का, उसके लिए हमें पता है कि रिलेशनशिप ये है कि Rx² प्लस Ry² प्लस Rz² को जमा करें और इनका स्क्वायर रूट ले लें। इसी तरह मोमेंट में हम ये करेंगे कि जो मोमेंट है
उसका जो x कंपोनेंट है वो इस तरह है कि तमाम जो r क्रॉस f के x कंपोनेंट ले लें, y कंपोनेंट भी इसी तरह हमें मिल जाएंगे और z कंपोनेंट भी इसी तरह हमें मिल जाएगा। तो जब इनको आप स्क्वायर करके और आप ऐड करेंगे तो हमें इस वेक्टर m का, जो कि फ्री मोमेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड m भी हमें मिल जाएगा। गोया जो रिजल्टेंट फोर्स r है और जो रिजल्टेंट मोमेंट m है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह सब हमें वेक्टर अलजेब्रा की मदद से पता चल जाएगा। और ये सारी फोर्सेस, यहाँ पे तो हमने 3 दिखाई हैं, मगर वो जाहिर है कि 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो तमाम फोर्सेस एक r में और एक m में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिनको रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट कहा जाता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर हम रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट क्यों निकालते हैं। हम इन फोर्स से अलग अलग भी डील कर सकते हैं। तो एक वजह ये होती है कि ये जो हमारी बॉडी है, ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम या स्टैटिक्स के लिहाज से कंप्लीट रेस्ट में उसी वक्त होती है जब तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हम निकालें वो ज़ीरो आए और तमाम मोमेंट का या कपल का जो रिजल्टेंट निकालें वो भी ज़ीरो आए। तो जब ये ज़ीरो आएंगे तो फिर हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें ये तो पता है कि आर और एम ज़ीरो होने चाहिए, तो हमें सारी फोर्सेस नहीं पता होती। तो हम नॉन फोर्सेस और अननोन फोर्सेस को फिर इन कंडीशन के तहत डील करते हैं और अननोन फोर्सेस को फिर हम नॉन बना देते हैं। अगर तमाम फोर्सेस जो कि बॉडी पर एक्ट कर रही हैं वो कंकरेंट हैं, यानी कि वो सारी किसी एक ही पॉइंट से गुज़र रही हैं, तो फिर सिर्फ ये कंडीशन काफ़ी है, क्योंकि इस केस में मोमेंट जो है वो ऑलरेडी ज़ीरो होगी। एक सिचुएशन ये भी होती है कि अगर हमारी बॉडी पर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी जो है वो पैरेलल हैं, तो उस केस में हम जो है आर इस तरह निकालेंगे कि इन तमाम फोर्सेस को सिंपली ऐड कर लेंगे, और मोमेंट इस तरह हम निकालेंगे कि हम तमाम मोमेंट को पहले कैलकुलेट करें R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 करके। R हमें मालूम है और हमें ये पता है कि R क्रॉस R जो है वो M0 होता है, तो यहाँ से हम R भी मालूम कर सकते हैं। रिजल्टेंट मोमेंट और रिजल्टेंट फोर्स निकालने में बाज़ औक़ात ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जो मोमेंट कपल M है और जो रिजल्टेंट फोर्स R है ये पैरेलल हो जाएं। इस सिचुएशन को रेंच रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे कि ये आपके सामने है कि रिजल्टेंट फोर्स R है, इसकी एक डायरेक्शन है, कि इसका मैग्नीट्यूड है, और जो कपल M है ये दोनों पैरेलल हैं। और चूँकि मोमेंट जो है फ्री वेक्टर है तो हम इसको इसी के लाइन ऑफ एक्शन में, यानी कि R की लाइन ऑफ एक्शन में भी हम लिख सकते हैं, तो ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इसको हम जो है वो पॉजिटिव रेंच कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक ही है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि R और M की डायरेक्शन अपोजिट हो, लाइन ऑफ एक्शन तो ज़ाहिर सेम है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको फिर नेगेटिव रेंच कहा जाता है। रेंच रिजल्टेंट को स्क्रू ड्राइवर एक्शन से भी समझा जा सकता है। स्क्रू ड्राइवर में हम फॉरवर्ड फोर्स भी लगा रहे होते हैं और इसमें एक रोटेशनल मोमेंट भी लगा रहे होते हैं ताकि स्क्रू को टाइट किया जा सके। इस लेक्चर में जो हमने बातें की और इससे पिछले लेक्चरों में जो बातें की, उनका हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हम 2D फोर्स सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। 2D फोर्स सिस्टम में तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक ही प्लेन में है और उस प्लेन को हम XY प्लेन का नाम दे देते हैं। मोमेंट जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि Z डायरेक्शन में है। तो या तो मोमेंट प्लस Z डायरेक्शन में होगी तो वो प्लस मोमेंट होगी, और अगर माइनस Z डायरेक्शन में होगी तो वो माइनस मोमेंट होगी। और उसको हम स्केलर तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोमेंट बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो मोमेंट पॉइंट से लेके फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है। दो फोर्सेस जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हों, इक्वल हों, पैरेलल हों, उनका जो मोमेंट है वो कपल कहलाता है, और वो भी जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि Z डायरेक्शन में होता है। उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी यही होता है, सिवाय इसके कि डिस्टेंस D जो है वो दोनों फोर्सेस के दरमियानी डिस्टेंस है।
जितनी भी फोर्सेस हमारी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं 2D फोर्स सिस्टम में, उनको हम एक रिजल्टेंट फोर्स से बड़ी आसानी से तब्दील कर सकते हैं। अब हम अगर 3D फोर्स सिस्टम पर आएँ तो 3D फोर्स सिस्टम में तमाम फोर्सेस जो हैं उनकी अपनी ओरिएंटेशन है स्पेस में। किसी की ये डायरेक्शन है, किसी की ये डायरेक्शन है, और ये एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रही। मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो है हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसमें हम वेक्टर r को वेक्टर f से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, यानी कि r क्रॉस f लेंगे। r जो है वो पोजीशन वेक्टर है मोमेंट सेंटर से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट तक का, और फोर्स जो है वो तो वही फोर्स है जिसका हमने मोमेंट लेना है। इसी तरह अगर हमने कपल कैलकुलेट करना हो, वो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट करेंगे r क्रॉस f से ही। और r इस केस में पोजीशन वेक्टर है एक फोर्स से दूसरी फोर्स तक का, यानी कि अगर ये दो फोर्सेस हैं जो कि एक कपल बना रही हैं, तो एक फोर्स से दूसरी फोर्स तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r कहलाएगा इस केस में। और यहाँ पे भी हम क्रॉस प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक रिजल्टेंट का ताल्लुक़ है, तो 3D फोर्स सिस्टम में जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हम एक रिजल्टेंट फोर्स और एक रिजल्टेंट कपल से रिप्लेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।